हेलो दोस्तों, तो दिस इज मी हिमांशु माला फ्रॉम द आईआईटी बीएचयू एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास जेई मेंस के आए हुए हैं अभी तक पिछले 5-6 सालों के अंदर, वो सब डिस्कस करेंगे। बीच बीच में हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जेई एडवांस या किसी अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। हमें यहाँ दो बाइकॉन्वेक्स लेंसेज गिवन है L1 एंड L2, जिसकी फोकल लेंथ भी हमें पता है 10 इन 10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिट से लाइट आ रही है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस पे बाई कॉन्वेक्स लेंस पे जब गिरेगी तो कहाँ पे जाके मीट करेगी? अपने फोकल प्लेन पे जाके मीट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, F1। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाने वाली है? 10 सेंटीमीटर ये हो जाने वाली है। और कोई भी लाइट अगर हमारे पास फोकस से इंसिडेंट करती है किसी लेंस पे, तो वो कहाँ चली जाती है? इन्फिनिट पे चली जाती है, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, या फोकल प्लेन पे भी होती है तब भी सेम कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाने वाला है? F2 आ जाने वाला है। तो F1 F2 का हमारे पास सम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? लेंसेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारे पास क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस हमारे पास ये है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोकस होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी हमें बताना है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास क्या है? यू है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या? यू है। और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, राइट, फ्रॉम दिस। ठीक है, पोल से। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि u हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। और आप लोग इसकी फोकल लेंथ की बात करोगे तो फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर आप लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 1/v ये आ जाने वाली है, राइट, हमारे पास। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एफ बी क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। तो 1/f भी क्या हो जाएगा? हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। u हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास 1/u भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों नेगेटिव का सम हमारे पास नेगेटिव आने वाला है, यानी कि हमारे पास v क्या आ जाने वाला है? नेगेटिव आ जाने वाला है फाइनली। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सेम तरफ क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है। तो जिस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है अगर उसी तरफ इमेज बनती है तो वो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अदर साइड तो नहीं बनेगी, तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास v हमेशा क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। और u तो हमारे पास नेगेटिव रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इसी साइड क्या रखी है? ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट है और ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है? फॉल्स रहेगा और स्टेटमेंट 2 हमारे पास ट्रू रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि एक हमारे पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। ठीक है, तो इसको लेंस नंबर 1 नाम दिया गया, इसको लेंस नंबर 2, इसको लेंस नंबर 3 नाम दिया गया है। तो यानी कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस 1, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी कि अगर हम लोग 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f अगर फॉर्मूला लगाए फॉर लेंस 1, तो यानी कि हमारे पास u कितना है? उसके लिए माइनस का 30 है। और जो हमारे पास f है उसका कितना है? हमारे पास प्लस का 10 है। ठीक है, तो जैसे आप लोग इसकी वैल्यू रखोगे इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है यहाँ से फाइनली? ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास?
आप लोग इसकी वैल्यूज रखिए, आप लोगों को 15 सेंटीमीटर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से मतलब हमारे पास 15 सेंटीमीटर दूर हमारे पास क्या बनने वाली है, उसकी इमेज बनने वाली है I1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा इस जगह पे। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेंस 2 के लिए वो क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, लेंस 2 के लिए उसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, प्लस के 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग फोकल लेंथ पे ही अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारे पास इन्फानाइट पे बनेगी। यानी कि वो पैराक्सियल रेज क्या करेगा, हाँ पैरेलल रहेगी रेज। ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक चीज समझना, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जब इस पे कंबाइन होके इस पे टकराएगी रेज, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाने वाली है, पैराक्सियल रेज चली जाने वाली है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इसके टकराएगी रेज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि इस इसको क्या लगेगा, इस लेंस थ्री को क्या लगेगा कि उसके लिए रेस कहाँ से आ रही है, एक्चुअल में इन्फानाइट से आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो यू रखा हुआ है इसके लिए इन्फानाइट पे होगा, और हमारे पास जो वी बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, फोकस ऑफ L3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनली रेस कन्वर्ज हो जाएगी इस जगह पे। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, F3 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो हमारे पास फाइनल इमेज बनने वाली है I3, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी कि राइट हैंड साइड बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, ऑफ किसके, L3। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्रिटिकल एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर अ पेयर ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम इज 45 डिग्री। यानी हमें थीटा सी गिवन है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल जो कि 45 डिग्री है। एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल होता है क्या, एक चीज समझना, जब कभी भी हम लोग डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो थीटा है हमारे पास वो थीटा सी तब कहलाता है जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या हो जाए, मतलब हमारे पास डेविएशन इतना ज्यादा हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से, कि जो हमारे पास कितना हो जाए, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारे पास वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो उस एंगल पे, जिस एंगल पे ऐसा हुआ है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम का निकालना है। तो डी बाई आर का रेशियो हमेशा क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 1 होने वाला है, पहली चीज तो। ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम का पूछा है इसने यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है, तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू N2, साइन 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 आ जाने वाला है। तो यानी N1 अपॉन N2 का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा सी आ जाने वाला है। और थीटा सी हमारे पास कितना है, 45 डिग्री एंगल गिवन है। तो इसकी वैल्यू आप लोग जब रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाने वाला, हमारे पास करेक्ट हो जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसकी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल क्या रहेगा, हमें ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि यार लेंस मेकर फॉर्मूला से किया जाता है, राइट, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/f इक्वल्स टू μ-1। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, जहां पे हम लोग ये कंसीडर करके चलते थे कि लाइट हमेशा कहाँ से जा रही है, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जा रही है, जनरली ये कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो यानी कि हमारे पास ये थिन कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लेंस हो जाने वाला है। ठीक है, इसकी R1 ये है और R2 ये है। तो यहाँ पे हमें R1 गिवन है 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास R2 गिवन है यहाँ पे फाइनली 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और लाइट को हम लोगों ने इस तरीके से इंसिडेंट करवाया हुआ है, माना है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, और ये नेगेटिव डायरेक्शन रहने वाली है। तो यानी कि हमारे पास जो R1 है वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, और जो R2 है उसको हम लोग किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, कुल मिला के तो इसकी पॉजिटिव 1/20 हो जाएगी, और यहाँ से म्यू-1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअल में। ठीक है, जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एक और चीज समझना, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 15 हो जाने वाली है। तो 1/15 माइनस। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 30 एक्चुअल में। तो 1/माइनस का 30 इस तरीके से। तो यहाँ पे 1/20 इक्वल्स टू म्यू-1 1/15 प्लस 1/30। तो जब आप लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा, राइट। तो यानी 3/30 यानी 1/10 आ जाने वाला है। और 10 से ये अगर जीरो काट दोगे आप लोग, ठीक है, इस वाली की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 1/10 आ जाने वाली है। और ये जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ से। तो यानी 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना मिल चुका है हमें, 1/2 इक्वल्स टू म्यू-1। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1.5 आ चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है इफेक्टिव पावर। ठीक है, हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ अ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, विच आर कीप्ट इन कॉन्टेक्ट, मतलब उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब काफी क्लोजली हम लोगों ने उसको एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसका जो पावर आ रहा है टोटल, वो कितना आ रहा है, 25 डायोप्टर आ रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच कॉन्वेक्स लेंस कितना होगा हमारे पास, ये पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पावर कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, पी इफेक्टिव हमारे पास कितना होगा, ठीक है, सभी पावर्स का सम होगा, राइट, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब एक चीज समझना, हमारे पास सारे के सारे लेंसेज क्या हैं, आइडेंटिकल है। तो इस तरीके से मैं लेंसेज बना दिया पांचों के पांचों। ठीक है, जब सारे के सारे लेंसेज आइडेंटिकल हैं तो उनकी फोकल लेंथ भी सेम रहेगी। तो जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला रहेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/f के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो पावर रहेगी सभी की क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो यानी कि हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 5p के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास p इफेक्टिव कितना था, 25 डायोप्टर था। तो 25 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, इसे समझना, 25 मीटर इनवर्स होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, 5p के इक्वल है। तो यानी कि हमारे पास यहां से पावर कितनी आ चुकी है, 5 मीटर इनवर्स आ चुकी है फाइनली। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1/5, ठीक है, मीटर के इक्वल। तो यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100/5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट का याद रखना इसमें। ठीक है, तो आप लोगों का इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग एफ इजीली निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाने वाला है हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे हम लोगों से पूछा जा रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो मेजर कर रहे हैं हम लोग फोकल लेंथ, उसमें कितनी एरर आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या पता है 1/f क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u होता है, राइट, लेंस फॉर्मूला से। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर एरर फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन के लिए सिंपल सा फंडा हम लोग क्या यूज करते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस का। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो एरर होती है वो प्लस माइनस के साथ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं उसकी दोनों तरफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइंस को कंसीडर किया जाता है ताकि हम लोग मैक्सिमम एरर निकाल सकें। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरह कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास dv अपॉन वी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1/v² यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस माइनस के साथ कंसिडर किया जाएगा। तो जो हमें df की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, एफ स्क्वायर dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आगे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एरर की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अच्छे से, कि हम लोग मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेगेटिव साइंस होते हैं उनको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि मैक्सिमम एरर नहीं देते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम एरर के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे होंगे, तो वो इसी एरर के अंदर कंसिडर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम एरर की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लोग कंसिडर कर रहे होते तो जो एरर आती वो मैक्सिमम और मिनिमम एरर के बीच में कहीं ना कहीं होती। ठीक है, बट उसके बाद भी अगर आप लोग कैलकुलेट करते ना, ऐसी कुछ वैल्यूज आती जो कि मैक्सिमम और मिनिमम एरर के बीच में नहीं होती। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर कर लोगे ना, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ वैल्यू और पुट करते हो तो मैक्सिमम और मिनिमम एरर के बीच में होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो चुकी होगी, जबकि ये वाली वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। ठीक है, एरर के अंदर। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम एरर की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग एरर निकालते हैं हमेशा ये चीज कंसिडर करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैं बात करना चाहूँ कि मान लीजिए हमारे पास डेल्टा ए एंड डेल्टा बी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है किसके अंदर, ए और बी के अंदर। अगर आप लोग उसका सम करते हो, ठीक है, मैं बोलना चाहूँ अगर सम करते हो आप लोग ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस ए बी प्लस डेल्टा बी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद वो कितनी आने वाली है, ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, जैसे कि ए और बी का सम करते हैं वैसी वैल्यू आ जाएगी, बट इसके अंदर एरर कितनी आएगी आपसे पूछ लिया जाए, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हमारे पास क्या आने वाली है, इसकी एरर आने वाली है। ठीक है, बात करते हैं अगर सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो हमारे पास एरर कितनी आएगी, ये काफी अच्छे क्वेश्चन आता है। ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आएगी ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, क्योंकि ए और बी को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, बट एरर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहती है, एरर रहती है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है इसमें। ठीक है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी की मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, हमेशा एक चीज याद रखना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ सकती है। ठीक है, और मिनिमम एरर क्या आ सकती है, माइनस का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एरर निकाली है वो मैक्सिमम और मिनिमम एरर के थ्रू निकाली है। ठीक है, वैल्यू। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन का वो क्या आ जाने वाला है, फाइनली हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्टेटमेंट सही है जो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म दे रखा है यहाँ पे कितना, कोट a/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें म्यू दे रखा है। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका, जो कि कितना है हमारे पास, कोट a/2 है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, एपेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, इस वाले का। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिनिमम डेविएशन पूछा गया है कि मिनिमम डेविएशन इसका कितना होगा। तो थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो कि ऑलवेज ट्रू रहती है किसी प्रिज्म के लिए। ठीक है, ये सब चीजें कब ट्रू है ये भी एक चीज समझना। ये हमारे पास नॉर्मल n1 है, ये हमारे पास नॉर्मल है n2 है। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास इस नॉर्मल के नीचे की तरफ, ठीक है,
नीचे की तरफ से अगर लाइट इंसिडेंट करती है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो आई है, यहां से देखो नॉर्मल पे कितना एंगल होगा, आई का 0 होगा, और वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 डिग्री तक जा सकता है। यानी कि आई हमारे पास बिलोंग कर सकता है 0 से 90 डिग्री तक ही। ठीक है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना हो सकता है, 0 से 90 डिग्री तक ही हो सकता है। 0 भी इंक्लूड है और 90 डिग्री भी इंक्लूड है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए हमारे पास लाइट ऊपर से इंसिडेंट हो रही होती तो अलग केस होता। उसकी बात हमारे एनसीईआरटी में नहीं की गई है अभी तक। ठीक है, उसके फॉर्मूले भी अलग लगते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा अलग लेक्चर्स के अंदर, उस कंडीशन में कैसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, उस केस के अंदर हमें जो ये डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है, इस केस के अंदर जब हम लोग इस नॉर्मल के नीचे से इंसिडेंट करवा रहे हैं आई को, तब हमें जो डेविएशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है एंगल आई प्लस एंगल ई। यानी इंसिडेंट जो एंगल रहेगा और जो इमरजेंस एंगल रहता है उन दोनों का सम माइनस एपेक्स एंगल। ठीक है, और एक और चीज याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग स्नेल्स लॉ भी लगाना कंपलसरी समझिए कि यहाँ पे समझना बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, और अंदर का क्या है, एन दे रखा है। ठीक है, तो 1 साइन आई, ठीक है, इक्वल्स टू एन साइन R1। R1 क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक और फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, कौन सा, इस वाले के लिए, इमरजेंस एंगल के लिए, 1 साइन E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एन साइन R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रखना, ये तो मैंने स्नेल्स लॉ से लिखे हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है। मिनिमम डेविएशन, ठीक है, तो जब आप लोग डेविएशन वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, डेविएशन वर्सेस थीटा का ग्राफ, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक ही रहेगा, पहली चीज तो। ठीक है, और जिसका ग्राफ देखने को मिला है हम लोगों को, वो ग्राफ देखने को इस तरीके से मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारे पास डेविएशन रहता है मिनिमम, ठीक है, उसके लिए कंडीशन हमें ये मिल रही देखने को कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है और हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस रहता है वो दोनों बराबर रहते हैं। तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन है वो रहता है आई इक्वल्स टू ई वाली कंडीशन। अगर ऐसा है तो एक चीज समझना, यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई अगर आपस में बराबर हो गए तो कंडीशन ये भी बन चुकी है कि R1 और R2 को आपस में बराबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो कहां से कहां तक है, 0 से 90 डिग्री तक ही है। ठीक है, तो यहां से एक और चीज पता चली कि R1 इक्वल्स टू R2 भी होगा उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मिनिमम डेविएशन तो हमें पता चल गया कि एंगल आई एंगल ई के बराबर रहता है, बट मैक्सिमम डेविएशन का क्या। डेविएशन अगर मैक्सिमम की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग एंगल्स पे हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं, एक लाइन खींच देते हैं, तो मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, डेविएशन अगर मैक्सिमम की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग थीटास पे देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, एक और चीज समझना यहाँ पे, जो हमारे पास एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई जिसपे डेविएशन मिनिमम है, उसमें जो मिनिमम वाला थीटा है वो काफी नजदीक रहेगा और जो मैक्सिमम वाला थीटा है वो काफी दूर रहेगा। यानी कि हमारे पास जो गेप आ रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंस का D1 बोलते हैं, उसके डिफरेंस को D2 बोल देता हूँ। तो जो हमारे पास आई माइनस थीटा 1 रहेगा, ठीक है, वो काफी कम रहने वाला है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आई माइनस थीटा 2 के कंपैरिजन में। क्योंकि ये जो डेविएशन, ये वाला जो D1 है, उसको समझना कि वो काफी कम है, क्योंकि ग्राफ हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है, ये जो स्टीफनेस रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये वाला हमेशा याद रखना पॉइंट कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। और ये ग्राफ काफी इंपोर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में सेट है जरूर रखना कि हमें दो अलग अलग एंगल्स पे डेविएशन मैक्सिमम देखने को मिलता है और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई पे हमें क्या देखने को मिलता है, डेविएशन मिनिमम देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मैंने आपको अभी तो बताया था कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए होता है। ठीक है, पर एक और चीज समझना यहाँ पे, जो R1 और R2 और ए के जो बीच में रिलेशन होता है ना, वो कैसे आता है, वो रिलेशन हमारे पास मैं पहले लिख देता हूँ। R1 प्लस R2 हमारे पास जो सम रहता है वो एंगल ए के बराबर रहता है। ठीक है, ये चीज ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, इस प्रिज्म के लिए।
ऑलवेज ट्रू, ठीक है। कब है? जब हमारे पास जो n1 से नीचे की तरफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तब के लिए ट्रू है, ठीक है, इस केस के लिए। अब एक और चीज समझना कि ये वाली R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए कैसे आता है, कि जैसे कि आप लोग इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी लाइन है जहां पे ये एंगल R1 बना हुआ है, एंगल R2 बना हुआ है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। और ये वाला पूरा एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हमारे पास चारों एंगल का सम रहता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो यानी कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 बचना चाहिए, राइट। तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, एंगल ए है। और ये वाला नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसमें एंगल ए ऐड कर दूं तो इसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहां से फाइनली हमारे पास कितना आ चुका है, एंगल ए की वैल्यू R1 प्लस R2 आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे। फिर बात करते हैं डेविएशन मिनिमम की कंडीशन के लिए। डेविएशन मिनिमम पे हमें क्या देखने को मिलता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई देखने को मिलता है, और R1 R2 के बराबर देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बात की इस वाले की इक्वेशन की। तो डेविएशन मिनिमम के लिए हमारे पास क्या हो जाने वाला है, 2i माइनस ए हो जाने वाला है। और हमारे पास इस वाले से क्या मिल जाएगा, 2r, ठीक है, इसको मैं r के इक्वल बोल देता हूँ, छोटे r के इक्वल यहाँ पे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाने हैं, ए के इक्वल हो जाने वाला है। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है, a/2 आ चुकी है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, हमें लगाना है स्नेल्स। कुल मिला के हमारे पास यही फॉर्मूला बचता है, स्नेल्स लो। तो स्नेल्स लो हमें क्या बोलता है कि बाहर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है, 1 है, इंटू साइन आई इक्वल्स टू n, ठीक है, साइन आर। साइन आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a/2। ये इतनी सी चीज क्लियर है। और हमें एक और चीज पता है कि हमें इंसिडेंट एंगल नहीं पता है। तो यानी आई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू। तो यहाँ आई की वैल्यू आप लोग क्या रख दोगे, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इक्वल्स टू n साइन a/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होता है, जो कि आप सभी लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो याद कर लेना, और कैसे मैंने निकाला है ये फॉर्मूला वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आप लोग सिर्फ वैल्यूज रख दीजिए और आप लोगों का इजीली कैलकुलेशन से ये आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या निकालना था, बेसिकली इसके अंदर डेल्टा मिनिमम निकालना था, राइट। और हमें यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या है, कोट a/2। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इक्वल्स टू कोट a/2 इंटू साइन a/2। कोट a/2 इंटू साइन a/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस a/2 जाने वाला है, राइट। और कोस को अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 90 माइनस a/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एंगल आने वाला है वो हमेशा हमें इसके बीच में रखना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया है। ये चीज आप याद रखना। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इक्वल्स टू कितना आ चुका है हमारे पास, 90 माइनस a/2 आ चुका है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का a, ठीक है। और यहां से भी एक a जाएगा उधर की तरफ, तो माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ जाने वाला है, इसका आंसर आ जाने वाला है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता है और कंसेप्ट आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली डील कर पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स ट्वाइस, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स हमारे पास मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज गिवन है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द कर्व्ड मिरर, ठीक है।
और हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर पूछी जा रही है। तो देखो वर्चुअल इमेज दे रखी है और कर्व्ड मिरर दे रखा है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेंस और मिरर के बारे में जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हमारे पास पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू 1/v, ठीक है, प्लस 1/u होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अब एक और चीज समझना यहाँ पे, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है इसके लिए, माइनस का v/u रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, माइनस का साइन देखने को मिलता है। और हमारे पास जो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है वो v/u देखने को मिलता है। कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इसकी पावर की। ठीक है, पावर हमारे हमारे पास p से रिप्रेजेंट की जाती है। इसकी फॉर्मूला हमारे पास रहता है माइनस का 1/f। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर देखने को मिलती है वो पावर रहती है प्लस का 1/f। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। और अगर पावर नेगेटिव है तो वो डाइवर्जिंग कहलाएगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, ये चीजें आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए किसी भी केस के लिए। और एक और चीज आपको याद रहनी चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे मिरर की बात करूं मैं और अब लेंस की बात करूं, तो जो वर्चुअल इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो हमें देखने को कम मिलती है और मैग्नीफाइड कब देखने को मिलती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैग्नीफाइड जो शब्द यूज किया गया है वो क्यों किया गया है, यहाँ पे एक काफी अच्छी बात पता चल रही है आप लोगों को। मिरर हमारे पास दो तरह के, लेंस भी हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, मैं वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूँ। वर्चुअल इमेज चारों केसेस के अंदर दिखने को मिलती है। ठीक है, कॉनकेव, तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव जो लेंस है, ठीक है, ये वाला, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वर्चुअल इमेज की। जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, डिमिनिश होती है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनती है रहेगी और हमेशा क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ठीक है, जबकि ये जो हमारे पास कॉनकेव व कॉन्वेक्स है, ठीक है, इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इरेक्ट रहती है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड रहती है, मतलब हमें मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा, डिमिनिश नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ भी मैग्नीफाइड देखने को मिलेगी। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा और हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हमारे पास यहाँ ट्वाइस मैग्निफिकेशन दे रखा है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज दे रखी है, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमें कॉन्केव मिरर के बारे में बात की गई है क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था इस वाली टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है, जो हमारे पास यहाँ से जो कर्व्ड मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास मिरर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर, इतनी सी बात सबसे पहले पता चल चुकी है। दूसरी चीज कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आता है कब, जब हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, और हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव जब हमारे पास क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमें कॉन्केव मिरर और वर्चुअल इमेज दे रखी है और मैग्निफिकेशन 2 दे रखा है। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट और जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी कॉन्केव के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ v बना लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ u मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा हमें 15। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देखोगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज के बीच में। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना u है, तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से फाइनली 15 माइनस u आ जाएगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। तो हमें मैग्निफिकेशन प्लस का 2 पता है
इसकी वैल्यू हमारे पास मिरर के केस में माइनस का v बाई यू रहने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 इक्वल्स टू माइनस का v देखेंगे तो v हमारे पास क्या है, प्लस का 10 माइनस यू है। ठीक है, पर हम u कितना है हमारे पास, यहाँ पे माइनस का u रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, साइन के साथ रखा जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा माइनस का u। ठीक है, कुछ बच्चे माइनस नहीं लगाते हैं इसलिए क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, u की वैल्यू u ही रख देते हैं, जबकि वहां साइन कन्वेंशन मैटर करता है। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस यू अपॉन यू आ जाएगा। तो यहाँ से 3u इक्वल्स टू आ चुका है 15 और u इक्वल्स टू आ चुका है 5। तो यहाँ पे हमारे पास u कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास v कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोग 5 रखोगे u की वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें u पता चल चुका है, u हमारे पास कितना है, यहाँ से इधर की तरफ साइन की तरह साइन भी देखोगे आप लोग, तो u की वैल्यू अगर हम लोग रखें 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। ठीक है, प्लस का 1 अपॉन यू किसके अंदर, मिरर फॉर्मूला के अंदर। तो v हमारे पास क्या है, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे u को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली माइनस का 5 आ जाएगा। तो 1 अपॉन एफ ये हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग इजीली क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 10 हमारे पास क्या आ जाने वाला है, वैल्यू आ जाने वाला है। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और डिमिनिश रहती है, इरेक्ट रहती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, डिमिनिश, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है ऑलवेज। ठीक है, भले आप लोग कहीं पर भी रखिए उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है इसकी इमेज की। ठीक है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहने वाला है, लेस देन 1 रहने वाला है, और मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन हमारे पास 1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पैराक्सियल रेस कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे आर की वैल्यू 2f के बराबर रहने वाली है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्म हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो हमें क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस का 1/2 आ जाने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस का v बाई यू अगर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो तो क्या हमारा काम बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ f की वैल्यू पता है और हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ m वाली टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें u फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो मैग्निफिकेशन रहेगा यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन वाली टर्म इसमें जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास u अपॉन एफ इक्वल्स टू u अपॉन v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ से देखो u अपॉन v कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोग निकालोगे इस चीज से, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, माइनस का 1 अपॉन एम प्लस का 1। अब आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो u की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, f टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एम। ठीक है, तो f कितना है हमारे पास, प्लस का 15 है कि माइनस का 15 है, ये चीज आप लोग देखिए। कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये रहता है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, राइट। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे प्लस का 15 रखने वाले हैं। ठीक है, 1 माइनस मैग्निफिकेशन कितना है इसका, 1/2 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो u आ रहा है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 15 आ जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस सही है। ठीक है, जिसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 दे रखा है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हम लोगों को 20 सेंटीमीटर एयर। ठीक है, तो इन एयर की बात की जा रही है यहाँ पे।
तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। म्यू माइनस वन क्या होता है, म्यू रिलेटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि वन, और यहाँ पे कितना है 1.5, तो 1.5 अपॉन वन माइनस का वन, ठीक है। म्यू रिलेटिव होता है वो एक्चुअल में, ठीक है। और इसका पॉजिटिव लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आर वन माइनस क्या होता है 1/r1, ठीक है, जो कि हमारे पास सेम रहने वाला है। इसके रेडियस और इसकी रेडियस सेम लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर माइनस का r1, ठीक है, कि इसके रेडियस क्या होती है, नेगेटिव रहेगी दूसरे वाले की। तो ये फॉर्मूला बन जाता है वहां पे फॉर एयर, ठीक है। इफ फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, अगर मैंने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 में डिप कर दिया तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाने वाला है, 1.6 हो जाने वाला है इस बार। तब हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगी वो पूछा जा रहा है। तो 1/f इक्वल्स टू एफ न्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना जाएगा 1/1.5 अपॉन 1.6 माइनस का 1, ठीक है, 1/r1, ठीक है, माइनस का 1/r1, ये हो जाने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमें एफ न्यू अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, यहां से दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1.5 माइनस वन कितना आ चुका है, 0.5 आ चुका है अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.1, ठीक है, वो भी माइनस का इंटू 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एफ न्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एफ टाइम्स जो हमारे पास एफ था, यहाँ पे एफ कितना हमारे पास 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 रख देता हूँ मैं वैल्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू 1.6 आ जाएगा। तो 20 इंटू 8 कितना आ चुका है हमारे पास, ठीक है, माइनस का 160 आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ न्यू, यहाँ पे माइनस का 160 आ चुका है। तो पहले हमारे पास क्या था, वो एक्चुअल में जो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा था वो क्या था, कन्वर्जिंग लेंस था। पर जैसे ही मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया, ठीक है, ऑफ द मीडियम, तो वो एक्चुअल में क्या कर गया, डाइवर्जिंग की तरह काम कर गया लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस बन गया वो, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है, कब, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखें, जो सराउंडिंग का है वो लेंस से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया था, 1.6 कर दिया था, ठीक है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा कर दिया था, लेंस के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो डाइवर्जिंग हो गया। इसका मतलब आप लोग डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग बना सकते हो। बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास लेंस का है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का है वो ज्यादा होना चाहिए लेंस से, ठीक है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर बाय द स्फीरोमीटर। ये हमारे पास स्फीरोमीटर है, ठीक है। इसका काम होता है हमारे पास जो कर्वेचर होता है किसी भी मिरर का, किसी लेंस का, या किसी भी चीज का कर्वेचर हमें फाइंड भी करना है तो हम लोग स्फीरोमीटर का यूज करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे देखो, हम लोग इससे थिकनेस ऑफ द थिन प्लेट भी मेजर कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं। तो क्या चीज मेजर नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ लिक्विड। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्फेरोमीटर का कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैं इस लेंस की क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर ये डी पता हो और अगर मुझे एच पता हो तो क्या मैं आर निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ इस वाले ट्राइंगल की जो कि मैंने हाईलाइट किया अभी, ठीक है। इस तरीके से ये ट्राइंगल, इसमें ये हमारे पास क्या आर माइनस एच है, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या डी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दो क्वांटिटीज निकालनी है एक्चुअल में। सबसे पहले डी और एच निकालेंगे तो हमें आर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस एच का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
माइनस का 2RH प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। ठीक है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम एच और डी निकालेंगे कैसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना। मान लीजिए हमारे पास ये जो आप लोग को नजर आ रहा है स्फेरोमीटर, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास मेन स्केल रहता है, ये हमारे पास क्या रहता है, सर्कुलर स्केल रहता है। ठीक है, तो हमें ये जो तीन आप लोगों को लेग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्नर लेग्स है हमारे पास, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास सेंटर लेग है ये मूवेबल है। तो सेंटर लेग पहले क्या था, इन जो कॉर्नर लेग्स है, ठीक है, सेंटर लेग है, सेंटर लेग जो कि मूवेबल है। ठीक है, ये क्या रहेगा, पहले हमारे पास कॉर्नर लेग्स की हाइट तक रहेगा, जब जाके ये जीरो शो करा था कुछ। ठीक है, कॉर्नर वाले की हाइट तक रहेगा इस तरीके से। अगर हम लोग इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये किसी न किसी सर्टन हाइट तक पहुंचेगा एच। तो यहां से ये कुछ ना कुछ एच हाइट ऊपर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग से क्या मिल जाएगा, हमें एच मिल जाएगा। तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू रहती है वो रहती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये डिवीजन बोल सकते हो, इनटू उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से एच निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं डी की, डी कैसे निकाला जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे कि अगर मैं इन दोनों लेग्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे L1 लेग मान लेता हूँ, L2 लेग मान लेता हूँ, या L3 लेग मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं हमारे पास, L मान लेता हूँ कि ये क्या फॉर्म करेंगे हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, डी निकालना है। तो डी हमारे पास क्या एक्चुअल में ये डिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और उसके जो सेंट्रोइड है, ठीक है, सेंट्रोइड जो हमारे पास, उसको जब हम लोग L1 से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहला रहा है, डी कहला रहा है एक्चुअल में। तो यहां से हमारे पास 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, डी कॉस 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, L/2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास फाइनली, यहां से डी इक्वल्स टू L/√3 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, एल पता है तो डी भी मिल जाएगा। तो डी पता है, एच पता है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है पहले वाले के अंदर। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। और किस पे फॉर्म कर रहा है वो, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे फॉर्म कर रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना हुआ है। ये लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि वो करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है जब उस पर गिरा दे रहा है लाइट। ठीक है, तो द लेंस इज रिप्लेस बाय द अनदर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी डायमीटर सेम है और फोकल लेंथ चेंज कर दी हम लोगों ने। तो अब करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक चीज समझना। ठीक है, तो जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जितने फॉल हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने गिर रहे हैं। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, करंट होगा। तो एक चीज समझना मेरे पास, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जितने इस पे फोटॉन्स गिर रहे होंगे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो सारे के सारे कन्वर्ट कर रहे होंगे किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसका डायमीटर जब तक नहीं बढ़ाऊंगा ना, तब तक हमारे पास फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका अपार्चर बढ़ा दें। अपार्चर या बोल सकते हैं डायमीटर बढ़ा दें। ठीक है, तभी हमारे पास क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक करंट नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, डायमीटर या अपार्चर बढ़ाना पड़ेगा। और उसने वही चीज क्या दे रखी है, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है। अगर मैं जब तक नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड नहीं बढ़ाऊंगा, इसका क्या है, अपार्चर कम है, इसका अपार्चर ज्यादा है, तो ये ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उन सभी को किस पे गिराएगा, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर गिराएगा। तो यानी कि हमारे पास जिसका अपार्चर ज्यादा है उसका करंट भी क्या होने वाला, ज्यादा होने वाला है।
इसका अपर्चर कम है, उसका करंट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो फोकल लेंथ पे कहीं पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए करंट के ऊपर। ठीक है, तो फोकल लेंथ डज नॉट अफेक्ट द करंट ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो हमारे पास करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक हमें क्या दे रखा है, आइस क्यूब दे रखा है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसके अंदर एक बबल है इन साइड पे। ठीक है, जब हम लोग एक साइड से उसको देखते हैं तो उसकी जो अपेरेंट डिस्टेंस नजर आती है साइड से, वो कितनी नजर आती है, 12 नजर आती है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक्चुअल में बबल था, इसका डिस्टेंस कुछ इस सरफेस से कितना रहा होगा, कुछ एक्स रहा होगा, और इस वाली सरफेस से कुछ वाई रहा होगा। ठीक है, बट जब हम लोग ऊपर से कोई आदमी देख रहा है इसको, उसको क्या नजर आ रही है, इस सरफेस से 12 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है वो बबल। ठीक है, और जब वो अपोजिट साइड से देखता है उसको, तो वो ऑब्जर्व आता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये यहां से देख रहा होगा अपनी आंख लगा के, तो वो कहीं यहाँ पे नजर आ रहा होगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। साइड ऑफ द क्यूब क्या है यहाँ पे, 24 है, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई 24 होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, जब कभी भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमारे पास कोई यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो जो लाइट है हमारे पास वो क्या होने वाली है, दूर हटने वाली है। मतलब नॉर्मल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमें एंगल आर ज्यादा देखने को मिलेगा एंगल आई के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कहीं हमें क्या देखने को मिलेगी, उसकी डेप्थ देखने को मिलने वाली है, डी, अपेरेंट डेप्थ इसको बोला गया है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ से डेप्थ की, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लिया पूरा एक्स है। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास डी आने वाला है वो क्या होने वाला है, एक्स अपॉन म्यू आने वाला है यहाँ से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सी अगर मान ले यहाँ से कभी आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, ये रेयर है, डेंसर है, पार्टिकल यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे कोई नॉर्मल पे इंसिडेंट कराया, तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमारे पास क्या आती है, लाइट नॉर्मल के पास चली जाती है, इस तरीके से ली जाएगी। यहाँ पे एंगल आई हमारे पास एंगल आर से बढ़ा देता है, तो जब आप लोग उसको रिट्रेस करोगे पीछे की तरफ, तो इस बार जो अपेरेंट डेप्थ आ रही है वो ज्यादा आ रही है। तो ये हमारे पास क्या अपेरेंट डेप्थ है, और ये हमारे पास कुछ एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, डेप्थ का फॉर्मूला जो होगा एक्स इंटू म्यू हो जाएगा। ठीक है, पहले म्यू से डिवाइड किया था, क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों को जब हम लोगों ने डायग्राम बनाया तो डिस्टेंस क्या आ रहा है, एक्चुअल में कम आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से म्यू को डिवाइड किया था एक्स से। जबकि यहाँ एक्स से ज्यादा आ रहा है डिस्टेंस, तो मैंने एक्स से म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। मतलब आप लोगों को अगर कुछ भी चीज याद नहीं करनी है, तो कंसेप्ट से पहले डायग्राम बना लो, और फिर देख लो कि म्यू से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है एक्स से। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, दोनों केसेस के अंदर देखिए, लाइट हमेशा कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी फर्स्ट वाला केस फॉलो हो रहा है दोनों केसेस के अंदर। तो हमारे पास पहले केस के अंदर अपेरेंट डेप्थ आ रही है 12। ठीक है, और उसमें एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है और म्यू है। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास अपेरेंट डेप्थ आ रही है 4, तो वाई पे है और म्यू से डिवाइड कर दिया, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 16 म्यू इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/16 आ जाएगा। जब हम लोग इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, ये 6/4, यानी कि 3/2 हमारे पास क्या आ जाने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाने वाला है, किसका, इस क्यूब का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि एक वेसल है जिसकी डेप्थ हमारे पास क्या दे रखी है, डी दे रखी है। ठीक है, उसको हाफ फिल्ड किया गया ऑयल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और अदर फिल्ड विद द वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है, तो हमें अपेरेंट डेप्थ बतानी है ऑफ द वेसल व्हेन द व्यूड फ्रॉम द अबव टॉप। ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर देखते हैं तो हमें इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या नजर आएगी, हमसे पूछा जा रहा है। एक ही समझना, जो भी हमारे पास डेप्थ रहती है अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टोटल अपेरेंट डेप्थ जो रहेगी
ठीक है, अपरेंट डेप्थ। तो वो क्या होती है, समीशन ऑफ द अपरेंट डेप्थ रहती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कुछ डी बाई टू का रहता है, ठीक है, और यहाँ हमारे आग होती है, और यहाँ पे हमारे पास कोई डी बाई टू का रहता, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू मान लीजिए। इसकी अपेरेंट डेप्थ हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे कुछ एन थ्री मान लीजिए, ठीक है। तो हमेशा जो इसकी अपेरेंट डेप्थ आएगी हमारे पास, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास डी बाई टू इंटू, देखो जहां से भी लाइट जा रही होती है ना, जहां से भी लाइट जा रही होती है, ठीक है, ऑब्जर्वर हमारे पास ये यहाँ पे है ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसका फंडा क्या होता है, जहां से लाइट जा रही होती है और जिस मीडियम में एंटर कर रही होती है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो जिस मीडियम में एंटर कर रहे होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिस मीडियम से जा रही होती है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को लिखने का। आप लोगों को जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो, बट ये जनरलाइज तरीका हो जाता है अगर आप लोग किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना चाहते, कंसेप्ट नहीं याद करना चाहते तो, ठीक है। और यहाँ से अपेरेंट डेप्थ का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी बाई टू इंटू एन टू अपॉन एन थ्री, ठीक है। तो यानी कि एन टू अपॉन एन थ्री इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कि इस तरीके से लाइट इंटर कर रही थी, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या जाने वाला है, डी बाई टू एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन थ्री अपॉन एन टू, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एन थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है, वन दे रखी है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू, राइट। तो यहाँ पे डी बाई टू एन वन प्लस एन टू अपॉन एन वन एन टू हमारे पास क्या आ जाने वाला है, फाइनल आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कि आप लोग अगर टॉप से देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्वर टॉप से देख रहा है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली जो उसके अपेरेंट डेप्थ रहेगी उसका जो समीशन होगा वो हमारे पास क्या रहने वाला है, टोटल अपेरेंट डेप्थ की इक्वल रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, काफी मजेदार क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है। मतलब एक लाइट रे है जो कि रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम द प्लेन मिरर विद 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों से एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो एक चीज समझ रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मूला भी रट लेते हैं, देखो रटने से कोई काम नहीं रहता, ठीक है। जेई मेंस हो, जे एडवांस हो, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए। और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो हमें क्या पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है फॉर प्लेन मिरर या किसी भी मिरर के लिए, राइट। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाने वाला है, 30 डिग्री हो जाने वाला है, ठीक है, इस तरीके से फॉर अ रेगुलर मिरर, ठीक है, जो हमारे पास रेगुलर सरफेस होती है उसके लिए। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो, आई इक्वल्स टू आर फॉलो होता है हर जगह पे। तो ये इस तरीके से हो गया। तो हमारे पास जब इसको आप लोग एक्सटे करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आई डैश और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, कि अपनी पाथ से कितना वो डिवेट हुई है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ये पूरा कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री है। और 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे आप देखोगे 30 30 और डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। 30 + 30 + डेल्टा, और डेल्टा ही तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। तो 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू डेल्टा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास कितना आ जाने वाला है यहाँ से, 180 माइनस 60, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर रखा जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर का, और वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा क्योंकि प्लेन मिरर है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर मैं मिरर को 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरफ या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस बाय विच द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी शिफ्टेड, ठीक है, मतलब कितना हमारे पास जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, हमें ये बताना है।
तो जो हमारे पास यू था पहले, वो 12 सेंटीमीटर दूर था मिरर से, राइट। तब हमारे पास जो यू वन था वो कितना था, हमारे पास 12 सेंटीमीटर दूर आ रहा था इस वाले मिरर से। जब हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया, तो अब उसकी रिलेटिव पोजीशन कितनी हो चुकी है, 16 सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल इमेज आ रही होगी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा। और जो फाइनल इमेज हमारे पास आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही होगी कुछ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास U2 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। तो यानी कि हमारे पास जो U2 है और U1 है, इसके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है एक्चुअल में, 16 से 8 हो चुका है। यानी कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। वो शिफ्ट की डायरेक्शन क्या है, U1 से U2 की तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाने वाला है, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द सेकेंडरी मिरर इज यूज्ड टू। तो हमारे पास टेलीस्कोप कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, जो कि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर उसका सेकेंडरी मिरर का क्या यूज है। दूसरा होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। और सेकंड चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के दो टाइप्स, ठीक है, जो हमारे पास सबसे कॉमन है एनसीईआरटी के अंदर। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास न्यूटोनियन, राइट, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और दूसरा हमारे पास कैसिग्रेन, ठीक है, टेलीस्कोप। बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर यूज नहीं करते हैं। जो हमारे पास न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है और कैसिग्रेन टेलीस्कोप होता है, ठीक है, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या है, जो हमारे पास लाइट इन्फाइनाइट से आ रही होगी, ठीक है, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए किसी न किसी चीज पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों के अंदर जो कलेक्टर का यूज किया जाता है, वो एज अ कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी मिरर होता है, ठीक है। प्राइमरी मिरर का क्या यूज है यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास जो भी लाइट आ रही होगी उसको कलेक्ट करने का काम करेगा और फोकस करने का काम करेगा किसी न किसी और चीज पे, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, जैसे इस पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लाइट, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कन्वर्ट्स करेगा। अब ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि ये क्या टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के अंदर अगर कहीं पे लाइट फोकस हो रही है, तो हम लोग ऑब्जर्वर को वहां नहीं रख सकते। टेलीस्कोप के अंदर थोड़ी बिठाएंगे हम लोग ऑब्जर्वर को, राइट। तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक और मिरर का यूज करना पड़ेगा, जो कि सेकेंडरी मिरर होगा, जो कि क्या करेगा, जो भी लाइट अंदर फोकस हो रही है उसको रीडायरेक्ट करेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा और हमें विजिबल होने में क्या करेगा, मदद करेगा सेकेंडरी मिरर, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर रखते हैं, जो कि क्या करता है, जो भी कन्वर्जेंट लाइट है, ठीक है, उसको रीफोकस करता है और हमारे पास एक लेंस लगाता है जिसको आईपीस बोलते हैं। उस आईपीस पे क्या करता है, फोकस करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मिरर जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, एज अ प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगाता है, आईपीस होता है जिसपे क्या करती है, पूरी पूरी लाइट फोकस करती है। तो इस बात क्लियर है। बात करते हैं कैसिग्रेन टेलीस्कोप के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास सारी की सारी लाइट किस पे कन्वर्ट करी होगी, कॉनकेव मिरर पे कन्वर्ट कर रही होगी, सिमिलर तरीके से, ठीक है। और ये एज अ प्राइमरी मिरर हमारे पास यूज किया गया है। फिर बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसके अंदर भी हमारे पास क्या रही, कहीं ना कहीं लाइट फोकस हो रही होगी, राइट, इस तरीके से। जो यहाँ पे सेकेंडरी मिरर का यूज किया जाता है, वो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करता है, सारी की सारी लाइट को इसी पे कन्वर्ट कर देता है। पैराबोलिक मिरर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा होल करके रखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने आईपीस को सेटअप करते हैं। तो जो भी हमारे पास होल रहता है उससे लाइट पास होगी और हमारे पास आईपीस पे गिरेगी और हमारी आंखों को वो ऑब्जर्व होगी।
अगर नहीं हो रही है तो उसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अपने आप विजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, सेकेंडरी मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है यहाँ पे, ठीक है, कैसिग्रेन के अंदर। तो यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी मिरर का यूज है वो क्या होता है, जितनी भी लाइट हमारे पास आ रही होती है उसको कलेक्ट करके फोकस करने का काम करता है, ठीक है। सेकेंडरी मिरर इसलिए काम आ रहा है क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर को अंदर नहीं बिठा सकते टेलीस्कोप, ठीक है, उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा और उसको आईपीस पे फोकस कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मिरर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मूव द आईपीस आउटसाइड द टेलीस्कोपिक ट्यूब, ठीक है। मान ले अगर ये मिरर का हम लोग यूज ना करें, सेकेंडरी मिरर का यूज ना करें, तो हमें जो आईपीस है जो हमारे पास टेलीस्कोप ट्यूब है उसके अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आईपीस हम लोग टेलीस्कोप ट्यूब के अंदर नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोगों ने सेकेंडरी मिरर क्या लगाया है यहाँ पे यूज किया है। और सेकेंडरी मिरर क्या कर रहा है, उस आईपीस को हमारे पास आउटसाइड मूव करने में मदद कर रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इजीली व्यू कर सकें किसी भी इमेज को, ठीक है। तो सेकेंडरी मिरर का यहाँ पे आप लोगों को यूज समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर देता है और जो आईपीस जो हम लोग अंदर नहीं लगा सकते उसको बाहर लगाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 मीटर हमारे पास लॉन्ग स्केल है, जिसका लिस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर है, उसका यूज कर रहे हैं टू मेजर द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑप्टिकल बेंच, राइट। While measuring the focal length of a convex lens, the object pin and the convex lens are placed at the centimeter mark and the 1 मीटर मार्क, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पिन है वो जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो इतने डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कोई स्केल है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास 2 मीटर का स्केल है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कहीं 1 मीटर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं 2 मीटर होगा, राइट। तो यहाँ पे कहीं 80 सेंटीमीटर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने क्या रखा हुआ है, जैसे कि हमें गिवन है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का बारे में जिक्र किया गया है, तो हमने कहना यहाँ पे क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा था, इमेज ऑफ द object pin on the other side of the lens coincides with the image pin that is kept at the 180 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो इस पे जो मार्क आ रहा होगा 180 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, इधर कहीं आ रहा होगा, राइट। तो वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहीं यहाँ पे फॉर्म हो रही है हमारी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या है हमारे पास, इन द फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ अपॉन एफ का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, इंटू 100 भी करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो एक चीज समझना यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे यू आ कितना रहा है। तो यू निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100 है, राइट। 100 प्लस माइनस 0.2, राइट। कि कोई भी हम लोग जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जब हमें यहाँ से यहाँ तक का यू निकालना है, तो उसमें लीस्ट काउंट भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा माइनस, और उसमें से हमें 80 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ये यू आ पाएगा एक्चुअल में, ठीक है। 80 प्लस माइनस 0.2, और हमें क्या पता है कि जो हमारे पास वैल्यूज होती है वो तो सब्ट्रैक्ट होती है, बट जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो ऐड हो जाता है, राइट। तो यानी कि हमारे पास 20 प्लस माइनस 0.4 इसका वैल्यू आ जाने वाला है यू का। सिमिलरली हम लोग वी के वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180, ठीक है, प्लस माइनस 0.2, और यहाँ पे हमारे पास जो लेंस का डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ से हमारे पास बी कितना आ जाने वाला है 80 प्लस माइनस 0.4 आ जाने वाला है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो जब आप लोग यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे, फोकल लेंथ कितनी आ जाने वाली है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। तो जब आप लोग इसके अंदर वैल्यूज रखोगे तो u हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1/f इक्वल्स टू 1, ठीक है, v की वैल्यू कितनी 80 है, राइट, और पॉजिटिव 80 है,
माइनस, तो यू हमारे पास इस लेस के कंपैरिजन में क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो यानी कि हमारे पास क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा यू के आगे, तो यानी माइनस का 20, राइट। तो यहाँ से 1/f कितना आ चुका है हमारे पास, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 1/80 प्लस 1/20, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आई थिंक कितनी आ रही है, 16 सेंटीमीटर आप लोगों के निकल के आ रही है, ठीक है। तो हमें फाइनली एफ तो मिल चुका है इसके लिए, अब हमें क्या निकालना है, डीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो डीएफ की वैल्यू आप लोगों को पता है किस तरीके से निकलेगी, कि जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, तो हमारे पास जो भी नेगेटिव साइन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो भी हमारे पास क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डीएफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है, राइट, डीएफ के अंदर। तो डीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है, एक्चुअल में 16 स्क्वायर, राइट। और जब हम लोग यहाँ पे डी यू की वैल्यू रखेंगे, तो डी यू कितना है हमारे पास, एक्चुअल में यहाँ पे 0.4 है, और डी वी कितना है हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ पे 0.4 प्लस 0.4 और नीचे कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर, और आपके पास वी स्क्वायर कितना है 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास मिल जाएगी, आप लोग को 0.136 इंटू 2, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू ये निकल के आती है। और जब आप लोग इसके अंदर वैल्यूज रखोगे, डीएफ की वैल्यू रखोगे और एफ की वैल्यू रखोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ हमें λ1 गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है, ठीक है, इन एयर इंटर्स टू द अनदर मीडियम, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और हमारे पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाला कोई मीडियम है, ठीक है। उसका हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से लाइट गई है, तो ये इसका नॉर्मल मान लेते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस of refraction at the interference are 45 degree and the 30 degree respectively, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें गिवन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 30 डिग्री गिवन है, इस तरीके से। तो यानी कि हमारे पास रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, क्योंकि नॉर्मल की क्या हो चुकी है, पास आ चुकी है लाइट हमारे पास, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो कि एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, इसका मतलब हमारे पास रेयरर से डेंसर मीडियम में क्या गई है, लाइट एंटर की गई है, ठीक है। तो यहाँ से λ2 और लैम्डा हमारे पास क्या हो चुकी है, μ2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, वो यहाँ पे पहले की तरह λ1 μ1 था। तो पूछा जा रहा है कि रिलेशन इनमें से कौन सा ट्रू रहेगा हमारे लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डील करने होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, हमें पता है स्नेल्स लॉ के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाने वाली है यहाँ से, तो 1 × sin45 इंटू एन हमें फाइंड करना है, और sin30, ठीक है। तो 1/√2 इक्वल्स टू एन इंटू sin30 इक्वल्स टू 1/, राइट। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी मिल जाने वाली है, √2 मिल जाने वाली है। इतना सा काम हो गया हमारा। सेकंड थिंग जो हमें यहाँ पे सोचनी चाहिए, कि हमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं गिवन है, एनर्जी का लॉस कहीं पर भी कुछ गिवन नहीं है, तो यानी कि हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी थी, और दूसरे मीडियम में अगर हमारे पास एनर्जी इंटर करेगी, अगर हमारे पास नॉन डिसिपेटेड मीडियम है, ठीक है। नॉन डिसिपेटेड मीडियम का मतलब है कि उसमें जाने पे कोई भी लाइट ने एनर्जी का लॉस नहीं किया है, ठीक है, नॉन डिसिपेटेड, ठीक है, मीडियम है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जो इनिशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी के बराबर रहती है, ठीक है। जब आप लोग उसके अंदर एज अ फोटोन पार्टिकल उसको कंसिडर करोगे, तो यहाँ से हमारे पास एच से एच कैंसिल हो जाएगा, μ1 इक्वल्स टू क्या आ जाने वाला है, μ2 आ जाने वाला है।
और कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारे पास किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करती है, अगर वो नॉन डिसिपेटेड मीडियम है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल चुका है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमें क्या पता है, क्या रहती है, सी बाई वी हमारे पास क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी हमारे पास अ, हमें पता करना है कि वी की वैल्यू क्या आने वाली है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास √2 है, तो वी कितना आ जाएगा हमारे पास, वी की वैल्यू ये आ जाने वाली है। तो हमें एक चीज पता है कि वी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू लैम्डा होता है, राइट। तो अगर हम लोग एयर के अंदर उस चीज को अप्लाई करें तो एयर में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, सी के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास म्यू 1 है और यहाँ पे कितना है, लैम्डा 1 गिवन है। और अगर हम किसी मीडियम एन के अंदर बात करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, √2 है, उस केस के अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कुछ वी है, और हमारे पास वहां पे म्यू 2 और लैम्डा 2 हमारे पास क्या रहने वाला है, उसका वैल्यू रहने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास सी बाई वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √2 आ चुकी है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, म्यू 1 लैम्डा 1, और हमारे पास म्यू 2 लैम्डा 2 के रेशियो के बराबर है, और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इसका वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 अपॉन √2 की वैल्यू आ चुकी है उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट है, म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2, एंड हमारे पास लैम्डा 2 हमारे पास लैम्डा 1 अपॉन √2 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। एक माइक्रोस्कोप है जो कि फोकस करता है ऑन इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते ए, ठीक है, जब फोकस कर रहा है तो उसमें कुछ भी फील नहीं है, तो कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप कुछ यहाँ पे था, और ये कुछ एच हाइट पे था जो कि इसका फोकस पॉइंट रहा होगा। ठीक है, इफ लिक्विड इज फिल्ड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5/3, ठीक है, स्पोर इनसाइड अ बकेट, इसको हम लोग भरते थे बकेट के अंदर, देन द माइक्रोस्कोप हैज टू बी राइज बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से वो 30 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया गया है माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कुछ अपेरेंट, इसकी जो ए की जो अपेरेंट आ रही होगी कुछ लेंथ, वो कहीं यहाँ पे आ रही होगी इमेज। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप को अगेन फोकस होने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, एच डिस्टेंस चाहिए, राइट, यानी कि हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 30 + x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, एच के बराबर आनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास एच है, राइट, जितना हम लोगों ने लिक्विड को फिल किया है। तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाने वाली है यहाँ से, h/5/3 इक्वल्स टू एक्स आ जाने वाला है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रख दीजिए। तो 30 + h/5/3 इक्वल्स टू एच, तो यानी कि हमारे पास एच कितना आ जाने वाला है यहाँ से, h/, यहाँ से आप लोग 3/5, तो यहाँ पे 2/5 हमारे पास बचेगा, तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, काफी आसान क्वेश्चन ही है। एक थिन प्रिज्म है P1, जिसका हमें एंगल गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री गिवन है। ठीक है, काफी छोटा एंगल है। तो उस केस के अंदर हमें क्या होता है, जो डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है, वो डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, और एंगल ए हमारे पास क्या है, काफी स्मॉल है, और डेल्टा मिनिमम हमारे पास डेल्टा के बराबर होता है इस केस के अंदर। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा मिनिमम का, आप लोगों ने जब डिराइव किया था एट द एंड, वो कितना किया था, sin a/2 इंटू एन इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 किया था, राइट। तो हम लोग अगर थीटा हमारे पास काफी स्मॉल रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो यानी कि हमारे पास थीटा कितना है यहाँ पे, a/2 है, तो a काफी स्मॉल है तो a/2 भी क्या होगा, काफी स्मॉल रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने उसको डायरेक्ट a/2 लिख दिया इक्वल्स टू साइन, एंड डेल्टा हमारे पास काफी स्मॉल है, ए भी हमारे पास काफी स्मॉल है,
और डिवाइड बाई 2 भी किया हुआ है, तो काफी स्मॉल वैल्यू मिलने वाली है। तो एट द एंड ये हमारे पास क्या हो जाना है, काफी स्मॉल हो जाने वाला है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इजीली डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, ये कब तक ट्रू है, जब हमारे पास थिन प्रिज्म हो, यानी कि हमारे पास एंगल ए काफी स्मॉल हो। ठीक है, तब के लिए ये चीज ट्रू रहती है। तो एक चीज समझना, यहाँ पे हमें क्या किया गया है, मेड बाय द ग्लास। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। तो एंगल ए हमें और एंगल जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वो गिवन है, इसको कंबाइन किया जाता है अनदर प्रिज्म P2 के साथ। ठीक है, जो कि मेड ऑफ ग्लास है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, और प्रोड्यूस डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है कि वो जब उससे लाइट पास हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो 7 कलर्स पे क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है। ठीक है, विदाउट एवरेज डेविएशन। डेविएशन क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, ये हमारे पास डेविएशन होता था। ठीक है, येलो लाइट से हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट के बीच में जो होता है वो हम पर डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ये डेविएशन हमारे पास कितना देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब हम लोगों ने सेकंड प्रिज्म के साथ इसको कंबाइन किया है उसके बाद। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि डेविएशन हमारे पास नेगेटिव भी आया है और पॉजिटिव भी आया है, तो क्यों 0 हो गया। ठीक है, तो डेविएशन हमारे पास नेट डेविएशन कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, जो कि डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 का सम होगा। ठीक है, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 के द्वारा। तो प्रिज्म 1 हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रखा था, तो मान लेते इसका कुछ डेविएशन हुआ होगा इस तरीके से, डेविएशन 1। ठीक है, और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके के है। ठीक है, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो हमें डेविएशन 2, इसको अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो डेविएशन 2 हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए, हमारे पास अगर मैं इस पे कराता हूँ तो डेविएशन 2 की डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, राइट। अगर डेविएशन 2 की डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, तभी तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये डेविएशन नेगेटिव आने वाला है। तो यानी कि हमारे पास पहला जो प्रिज्म है और जो सेकंड प्रिज्म है, जो सेकंड प्रिज्म रखा जाएगा वो इन्वर्ट रखा जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रिज्म को हमें इन्वर्ट रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास डेविएशन नेगेटिव नेगेटिव आ सके। पहली चीज तो इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, तो डेविएशन 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। एन कितना हमारे पास 1.5 को माइनस का 1 इंटू ए हमारे पास कितना 6 डिग्री है, प्लस डेल्टा 2 हमें फाइंड करना है। डेल्टा 2 हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि इसका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.72 दे रखा है, तो 1.72 माइनस वन इंटू ए हमसे पूछा गया है कितना एंगल ऑफ उसका प्रिज्म रहने वाला है P2 का। तो आप लोगों को बस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, तो 0.54 इंटू 6। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आने वाली है कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.72 इंटू ए आ जाने वाला। ठीक है, अब ये काफी इजी हो जाने वाला है हमारे लिए, क्योंकि ये 9 से जा चुका है, और 9 से कितना टाइम जा चुका है, ये 6 टाइम, और ये 9 से जा चुका है हमारे पास 8 टाइम। ठीक है, तो यानी कि फाइनली हमारे पास ये 3 और ये 4 आ जाने वाला है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 18/4 जिसकी वैल्यू आ जाने वाली है, ए की वैल्यू आ जाने वाली है। तो ये हमारे पास कितना डिग्री चला जाएगा, लगभग 4.5 डिग्री की इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, काफी अच्छा क्वेश्चन ही है। एक पर्सन है, ठीक है, जो कि स्पेक्टिकल यूज करता है ऑफ द पावर, ठीक है, माइनस का 1 डायोप्टर, यानी कि हमारे पास एक है कॉनकेव लेंस है। तो यानी कि उस पर्सन को क्या हुआ होगा, मायोपिया हुआ होगा। ठीक है, कैसे हुआ होगा भाई मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक सेपरेट हम लोग रीडिंग ग्लास यूज करते हैं ऑफ द डायोप्टर। ठीक है, पावर उसकी दे रखी है 2 डायोप्टर, तो ये हमारे पास के पॉजिटिव में, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यानी कि इसको हाइपर मायोपिया भी है। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर दैट, फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो उस पर्सन को हमारे पास लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या रहेगा और फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या रहेगा, मैं आपको दोनों निकाल के बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे
कि हमारे पास कोई ये आई पीस है हमारे पास, ठीक है, हमारी आंख है ये इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे समझना, हमारे पास अगर कोई इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो यानी कि इसको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अगर हमें पास की चीजें नजदीक, मतलब पास की चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही है, नॉट क्लियर, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको क्या हुआ होगा, हाइपर मायोपिया हुआ होगा, हाइपर मायोपिया। इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक है, अगर उसकी इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है, ठीक है, और अगर ये हमें क्लियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि वो इमेज हमें क्लियर है, दैट इज कॉल्ड द, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फारथेस्ट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है, ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कॉल्ड द फारथेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तीसरी बात क्लियर है। और हमारे पास, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इमेज निकालते हैं जो कि हमें क्या है, विजिबल है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, मतलब हमें क्लियरली विजिबल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो इमेज बनने वाली है, ये वाला जो डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द, हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाने वाला है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। तो हमें यहाँ पे ये छोटा वाला यू निकालना है, ना कि बड़ा वाला, ठीक है। तो हमें हाइपर मायोपिया वाला केस कंसिडर करना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके करेक्शन के लिए, ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, और मायोपिया की करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पावर हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, और हमारे पास इस केस के अंदर पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतनी सी बात क्लियर है। तो बस आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा, अगर आप लोगों को इतना सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स मिरर का कंसिडर करना है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सबसे नियर, हम लोग कहाँ पे अपनी रीडिंग बुक्स को रखते हैं, 25 सेंटीमीटर रखते हैं, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, माइनस का 25 आ जाने वाला है, ठीक है, टू डायोप्टर। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है, एम इनवर्स की, यानी कि मीटर इनवर्स के इक्वल है। तो दैट इज कॉल्ड 1/f, और यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाने वाली है, 50 सेंटीमीटर आ जाने वाली है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से v कितना आ जाएगा, 1/50 माइनस का 1/25 आ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इमेज निकाल सकते हो कि इमेज कितनी दूर पे बनेगी हमारे पास, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ जाने वाला है हमारे पास यहाँ से, आप लोग जब निकालोगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ चुका है, हमारे पास यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यही तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट डिवीजन है, ठीक है, एक छोटे से कम डिस्टेंस जिसपे हम लोग इमेज को क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें एक्चुअल में रिजॉल्विंग पावर निकालनी है टेलीस्कोप की, ठीक है, जिसका हमें न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है, ठीक है, और हमें यहाँ पे उसका क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, उस लाइट का जो गिर रही है। तो मैं आपको दोनों का न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग लिमिट होती है, या फिर बोल सकते हैं उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है, और फिर हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर की कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग टेलीस्कोप की।
तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका। तो हमारे पास रिजॉल्विंग लिमिट में दो पॉइंट्स है, उसको हम लोग कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देख पा रहे हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमें इंटरमिक्स होते हुए नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट नजर आने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द डेल्टा डी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा डी बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस पे कुछ लाइट गिर रही होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पे क्या प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से। तो दैट डेल्टा डी, जो डेल्टा डी होगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होने वाला है। इतनी सी बात क्लियर है? या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट। बात करते हैं टेलीस्कोप के अंदर। टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास कोई लेंस है। ठीक है, अगर हम लोग टेलीस्कोप का यूज क्या करते हैं, किसी भी फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डी क्या होने वाला है, काफी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, लार्ज होने वाला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी रिजॉल्विंग लिमिट हमारे पास क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रिजॉल्विंग लिमिट रहती है, थीटा क्या होता है, काफी छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे डी थीटा के मदद से क्या निकालते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट निकालते हैं। तो डी थीटा हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, या फिर रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, बात करते हैं इसके फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो देखो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आप लोग फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 एन ए। ठीक है, एन ए हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल अपर्चर। इतनी सी बात क्लियर है? टेलीस्कोप में क्या देखने को मिलता है, डिफ्रेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आता है। ठीक है, जो डेल्टा थीटा होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ से निकल के, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.22। ठीक है, लैम्डा अपॉन डी। डी क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिमिलर तरीके से इसका न्यूमेरिकल अपर्चर होगा। ठीक है, इसका डायमीटर भी बोल सकते हो या न्यूमेरिकल अपर्चर बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी यहाँ पे। तो जब भी आप लोग रिजॉल्विंग पावर की बात करते हो, तो वो जैसे कि मान लीजिए आप लोग पावर को क्या लिखते थे, 1/f लिखते थे। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1/डेल्टा डी लिखते हैं। किसके केस में, हमारे पास माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, और हमारे पास 1/डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, किसके केस में, टेलीस्कोप के केस में, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो बस आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है, डेल्टा डी की वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा थीटा की वैल्यू। तो माइक्रोस्कोप के केस में वो कितना आ जाने वाला है हमारे पास यहाँ पे, लैम्डा और 2 Na। ठीक है, ये आ गया। तो बात करते हैं फिर हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप में कितना आ जाने वाला है, 1.22 लैम्डा डी आ जाने वाला है। ठीक है, डी क्या है हमारे पास यहाँ पे, डायमीटर है ऑफ द लेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो जाने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कभी कभार हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और जो हमारे पास लेंस रहता है, इसके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, एन रहता है। और जो हमारे पास हाफ एंगल जो होता है, ठीक है, ये वाला थीटा कहलाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वहां से वैल्यू निकल के आती है एन साइन थीटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप के केस के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इसी पे बेस्ड, ये वाला न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन था, इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। तो रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ठीक है, डायमीटर 24.4। ठीक है, सेंटीमीटर में था, यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखिए आप लोग। और 1.22 नीचे आ रहा है। ठीक है, इंटू लैम्डा। लैम्डा हमारे पास कितना है यहाँ पे, 2440 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो जाने वाला था। ठीक है, सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, तो इंटू 100 भी करेंगे तो यानी 10⁻8 हो जाने वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर। तीसरी बात क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 10 की पावर -1 कर देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला चला जाएगा इससे 10 टाइम्स। ठीक है, चला गया ये 10 टाइम। और हमारे पास यहाँ पे जो 1/1.22 इंटू 10 की पावर -8 था नीचे, और ये -7 कर देगा, और आई थिंक ये -6 हो जाने वाला है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास 1/1.22 की वैल्यू होती है वो 0.81 होती है इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.1 इंटू 10 की पावर 5 आ जाने वाला है वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोगों ने इनिशियली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यानी कि हमारे पास एयर में रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम लोगों ने इमर्स किया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 यानी किसी ऑयली मीडियम के अंदर। ठीक है, जब हमारे पास एयर में जब लाइट थी तो उसका लैम्डा हमें गिवन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर में क्या चेंज आया होगा जब हम लोगों ने इसको ऑयल के अंदर डिप किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, इन एयर। ठीक है, एयर में कितना आ जाने वाला है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है डेल्टा टी होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे निकल के। ठीक है, लैम्डा को 2 Na आने वाली है। ठीक है, देखो एक चीज समझ रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है किसी भी मीडियम में डिप करने से। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर इन, हमारे पास क्या आने वाला है, ऑयल, किसके इक्वल प्रोपोर्शनल आने वाला है, 1/लैम्डा इन ऑयल के प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमें लैम्डा इन ऑयल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो वो कितना आएगा हमारे पास, लैम्डा बाई एन की वैल्यू के इक्वल आने वाला है। कैसे आएगा, चलिए समझते हैं। वी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू लैम्डा होता है। ठीक है, और अगर मैं एयर की बात करूं तो वो कितना आ जाने वाला है, म्यू लैम्डा। ठीक है, इन एयर आ जाने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑयल की बात करूं तो कुछ ये आ जाने वाला है। ठीक है, सी बाई बी हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे 2 गिवन होगा हमें हमें। ठीक है, 2/1। ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ऑयल हमारे पास कितना आ जाने वाला है, यहाँ से एन के इक्वल आ जाने वाला है। ठीक है, जो कि 2 है हमारे पास। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ रिजॉल्विंग पावर इन एयर अपॉन रिजॉल्विंग पावर इन ऑयल का जो रेशियो आने वाला है वो लैम्डा ऑयल अपॉन लैम्डा एयर के प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से कितने निकाल चुके हैं, 1/2 निकाल चुके हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो रिजॉल्विंग पावर है हमारे पास, ठीक है, वो किसकी ज्यादा है, हमारे पास ऑयल की ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है एयर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।